दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ तरह की चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सब्सटेंस, गोइंग टू हुकअप और डेटिंग एप्स, सेक्स, ओवर ईटिंग। भैंस बेचारी कितनी भी कोशिश कर ले उसका IQ 10 भी नहीं पहुंचेगा, तो इसमें थोड़ी बोलोगे कि नालायक है। हम कहते हैं इसने फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? उसे पता भी है उसे चाहिए क्या। पर जैसे मान लीजिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज बढ़ रही हैं, उस समय मैं क्या करूँ? व्हाट टू डू देन? Welcome, Acharya ji. थैंक यू। Thank you to all of you for being present here and patiently waiting. बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक इंसान ये सोचता है कि वो सुसाइड कर ले तो वो बहुत अकेला होता है। अगर मैं पहले की बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह गए, एकला चलो रे। और आजकल के जो गाने बन रहे हैं वो तन्हाई तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई, एक अजीब सी मायूसी है छाई, कहीं ना लागे मन, क्या है ये सूनापन। साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोनलीनेस को एक प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट की तरह देखा है, with the US Surgeon General saying that its mortality effects are equivalent to smoking 15 cigarettes a day. It's also called as a silent epidemic, क्योंकि अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी को पता नहीं चल पाएगा। And sometimes to curb this, एक है कि वो एक्सटेंड तक चले गए कि सुसाइड ही कर लिया, दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ तरह की चीज़ों में लग जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सब्सटेंस, गोइंग टू हुकअप और डेटिंग एप्स, सेक्स, mindlessly scrolling through social media, overeating, going for a movie, shopping, and sometimes these can also become like addictions or distractions. So do you think that these tactics could really help one get over this silent epidemic? And what does Vedant say about loneliness? क्या हम सच में अकेले हैं? वी आर बॉर्न लोनली। लोनली का मतलब होता है जो अकेला अनुभव कर रहा हो। अकेले हैं या नहीं है ये तो एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट हो गया ना, कि इज ही रियली लोनली, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो लोनली है उसकी नज़र में वो लोनली है, वो कह रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। और अनुभव तो भाई अपने परसेप्शन की बात होती है। हमारा परसेप्शन जन्म से ही क्लाउडेड होता है। बच्चा ही पैदा होता है ना छोटा, वही लोनली अनुभव कर रहा होता है। आप उसको अकेला छोड़ दीजिए, बहुत देर तक वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। आप उसके पास भी बैठे रहिए तो देखिए उसका पालना होता है, कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसे और कुछ नहीं मिलता तो वो अपने ही शरीर को पकड़ना शुरू कर देता है, हाथ पांव को। तो हम इस भावना के साथ पैदा ही होते हैं, और जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इस तरह से बना है कि हम अपनी लोनलीनेस को ठीक करने के लिए ऐसे कुछ पकड़ लें, इससे कुछ देख लें, इससे कुछ सुन लें, पैसा ले आ लें ज़िंदगी में, किसी इंसान को ले आ लें ज़िंदगी में, कोई एक्सपीरियंस ले आ लें ज़िंदगी में। ये सब तरीके होते हैं अपनी उस फंडामेंटल जन्मजात लोनलीनेस को दूर करने के। इनमें से कोई भी तरीका काम करता नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी ये सवाल ही नहीं करा होता है कि सब तरीकों के मूल में एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि मेरी लोनलीनेस बाहर की किसी चीज़ से हट सकती है, ये एजम्पशन है। इस एजम्पशन के बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं कि किस चीज़ से हटेगी, लेकिन जो एजम्पशन है उसको ही हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। एजम्पशन ये है मैं लोनली हूँ, सो आई नीड समथिंग, समवन इन माई लाइफ। सो देन आई ट्राई टू फिगर आउट, अच्छा मैं इसको ले आ लूँ ज़िंदगी में तो लोनलीनेस हटेगी, मैं ये ले आ लूँ ज़िंदगी में, मैं ये ले आ लूँ ज़िंदगी में, मैं पैसे ले आ लूँ, मैं करियर प्रोग्रेस ले आ लूँ ज़िंदगी में तो लोनलीनेस हटेगी, मैं एक पार्टी गोअर बन जाऊँ तो लोनलीनेस हटेगी। ये मैं इन सवालों से जूझता हूँ कि व्हाट शुड बी द चॉइस ऑफ माई ऑब्जेक्ट इफ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लोनलीनेस। लेकिन जो मेरा अजम्पशन ही था, जो मेरी मूल मान्यता है कि जो मेरी लोनलीनेस है वो बाहर की किसी चीज़ से हट सकती है, इस पर हम कभी सवाल उठाते नहीं, क्योंकि ये सवाल उठाने की हमको कोई शिक्षा नहीं दी गई। और ये सवाल इंट्यूटिव नहीं होता कि अपने आप आ जाएगा। इंट्यूटिव तो ये होता है कि आंखें बाहर को देख रही हैं, बाहर से कुछ ले आ लो। ये चीज़ है जो हमें प्राकृतिक तौर से इंट्यूटिवली आ जाती है। लेकिन लोनलीनेस के तथ्य को ही क्वेश्चन करना कभी हमें प्राकृतिक तौर से नहीं आएगा।
ये इंक्वायरी कभी इंट्यूटिव नहीं हो सकती। ये तो तभी होगा जब कोई आपको इशारा देगा, हिंट देगा या समझाएगा, सिर्फ तब ये हो सकता है। वो हमें समझाने वाला कोई मिलता नहीं। वेदांत कहता है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। लोनली होकर ये बाद में पूछ लेना कि बाहर से किसको जिंदगी में ले आऊं। पहले तो ये देखो कि ये जो अपने आप को लोनली घोषित कर रहा है, ये जो अपनी नजरों में लोनली है, ये जो सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोनली है, ये कौन है? और आज तक लोनलीनेस को भरने के जो तुमने प्रयत्न करे थे वो कितने सफल हुए हैं? आप जिन दो चीजों को मिला करके सोच रहे हो कि कंप्लीशन मिल जाएगा, वो दो चीजें सेम डायमेंशन में हैं भी क्या? क्या पानी में तेल मिलाने से कोई होमोजेनिटी आ भी सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर जो चीज खाली है और बाहर जिस चीज से उस खालीपन को भरना चाहते हो, ये दो चीजें डायमेंशनली डिफरेंट हो, इनको कभी जोड़ा जा ही ना सकता हो? जैसे कि आप नेचुरल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने की कोशिश करो, आप बीच में एक प्लस लगा दोगे लेकिन फिर भी उनके एक्सिस तो अलग अलग ही रहेंगे, वो जुड़ नहीं सकते। वैसे ही यहां जो सुराख रहता है, जो बचपन से ही रहता है, छोटा बच्चा होता है उसे भी तो खिलौना चाहिए ना। छोटे बच्चे को खिलौना चाहिए, बड़े बच्चे को कार चाहिए। वो खिलौने के बिना लोनली है, वो कार के बिना लोनली है। वो और बड़ा हो जाता है तो कहता है मुझे मेरी प्राइवेट फ्लीट चाहिए प्लेन की, वो उसके बिना लोनली है। या कि इंसानों को ले लो, छोटा बच्चा वो माँ के बिना लोनली है, बड़ा बच्चा है वो और किसी के बिना लोनली है, और बड़ा बच्चा है वो। फिर अंत में जब बहुत बड़े बच्चे हो जाते हो तो कहते हो मैं भगवान के बिना लोनली हूँ। फिर आप बिना जाने कि आप कौन हो, आपको चाहिए क्या, आप कहते हो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भजन चाहिए, मैं फलाना कोई देवता मेरे जीवन में उतरेगा तो जो मेरी तन्हाई है वो दूर होगी। ये एक ही चीज की तो पूरी श्रृंखला है ना। छोटा था तो वो एक खिलौना मांगता था, और बड़ा हुआ वो दूसरा खिलौना मांग रहा, और बड़ा हुआ वो तीसरा खिलौना मांग रहा है। अंत में वो बिल्कुल कहानी से उठा करके कोई आखिरी खिलौना मांग रहा है। और इनमें से कोई भी खिलौना पूरा नहीं पड़ना है। पूरा नहीं पड़ना है क्योंकि खिलौना मांगने वाले को अपना ही कुछ पता नहीं है, सेल्फ नॉलेज नहीं है। मैं कौन हूं इससे तय होगा ना कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे अपना ही पता नहीं तो मुझे ये कैसे पता कि मुझे चाहिए क्या। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है, हम बिल्कुल नहीं जानते हम कौन है, लेकिन हमने बिल्कुल निश्चित कर रखा होता है कि हमें चाहिए क्या। और ये कैसे हो जाता है मुझे नहीं मालूम। आजकल कैंपस का क्या हाल है मैं नहीं जानता। मेरे समय में मैंने पूछा था, एक बार नहीं बहुतों से पूछा करता था। मैं कहता था यार एक बात बताओ, हम उन्हें बोला करते थे ड्रीम कंपनीज। कुछ 5-10 कंपनी तब होती थी जिनको पूरा कैंपस ड्रीम कंपनी बोलता था। यहां भी और IIM में भी, दोनों जगह यही था। मैं पूछा था यार एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो गया कि एक कंपनी सबकी ड्रीम कंपनी है? तुम सबने पिछले हफ्ते में रात में ड्रीम्स ली होंगी, क्या सेम ड्रीम ली थी? करें नहीं, सबकी अलग अलग ड्रीम है। किसी के सपने में पैसा आ रहा है, किसी के सपने में पहाड़ आ रहा है, किसी के सपने में कार आ रहा है, किसी के सपने में उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है। सबकी ड्रीम अलग अलग है। और तेरे सपने में उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं आती। तो ऐसा कैसे हो गया कि पूरे के पूरे कैंपस की, हमारा 350 लोगों का ही बैच था छोटा सा, मैं 350 लोगों का कैंपस है और फलानी कंपनी आई हुई है, उसमें 330 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। यहां सबकी ड्रीम एक जैसी कैसे हो गई? पता तो करो बात क्या है। जब हम खुद को नहीं जानते ना तो हम दूसरों की ड्रीम को अपना समझने लग जाते हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन है, तो हमें क्या पता हमें क्या चाहिए। फिर हम कुछ भी चाहना शुरू कर देते हैं। हम वो चाहना शुरू कर देते हैं जो भीड़ चाह रही होती है। अब भीड़ जो चाह रही हो तुम्हें मिल भी गया तो तुम्हारी लोनलीनेस खत्म नहीं होगी बाबा। तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। तुम्हें सोचो, एक आदमी ऐसा हो सकता है जो खुद से ही इतना डिस्कनेक्टेड हो कि वो अपने सिस्टम को जानता नहीं। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा और कह रहा है कि जो बगल वाले ने ऑर्डर करा है वही मुझे भी दे दो। बगल वाले का ऑर्डर तुम्हें आ भी गया, तुमने खा भी लिया,
तो इससे तुम्हें तृप्ति तो नहीं मिल जानी है, नहीं मिल जानी है ना। बस तुम्हें एक सिक्योरिटी की भावना रहती है कि जरूर मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूंगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वही ये कर रहा है, वही वो कर रहा है, वही वो कर रहा है। तो हम अपने आप को भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, बिना ये जाने कि हमें चाहिए क्या। वेदांत कहता है कुछ भी भरने से पहले थोड़ा अपने आप पे गौर करो ना। और अपने आप पे गौर कैसे करा जाता है? अपने कर्मों को देख करके, अपने ख्यालों को देख करके, अपने रिश्तों को देख करके, अपने शब्दों को सुन करके, अपने डर को देख के, अपने लालच को देख करके। इन सब को देखो तो तुम पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली बीमारी क्या है। एक बार जान गए कि तुम्हारी असली बीमारी क्या है, फिर ये भी जान जाओगे कि तुम्हें चाहिए क्या। बीमारी पता चल गई तो अब दवा पता चल जाएगी ना। पर बीमारी ही नहीं पता है और फार्मेसी पे खड़े हो गए हो और कह रहे हो वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, कोई तुक बनता है? और उसमें भी हम टैलेंटेड उसको मान लेते हैं जो बिना खुद को जाने पूरी फार्मेसी खरीद लाता है। हम कहते हैं इसने फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? उसे पता भी है उसे चाहिए क्या। टैलेंट तो बहुत हद तक एक प्राकृतिक बात होती है। भैंस बेचारी कितनी भी कोशिश कर ले उसका IQ 10 भी नहीं पहुंचेगा, तो इसमें थोड़ी बोलोगे कि नालायक है। जब भैंस का IQ 10 नहीं होगा और तुम उसको नालायक नहीं बोलते, तो कैंपस में किसी का IQ अगर 150 हो जाता है तो उसको हीरो क्यों बोलते हो? उसको भी प्रकृति ने कुछ दे दिया था, भैंस को, और इसको भी प्रकृति ने कुछ दे दिया है। ना उसने कमाया है ना इसने कमाया है। जो चीज तुम्हारे कमाने की होती है वो होती है अटेंशन। वेदांत उसको बोलता है सेल्फ नॉलेज। वो चीज आपको प्रकृति माने ये जो फिजिकल नेचर है आपका वो नहीं दे सकता, वो खुद करके दिखाना होता है। दैट्स अ चॉइस। वो जो करके दिखाए उसको हीरो मानो। किसी के पास IQ था, टैलेंट था और इस वजह से वो पूरी फार्मेसी खरीद लाया, तो उसको हम स्टड या फोड़ू नहीं बोल सकते। ये ऐसी सी बात है कि भैंस बहुत सारा लोड लेकर के आ गई जो एक इंसान नहीं उठा सकता, तो तुम बोलो भैंस फोड़ू है। इसमें भैंस ने क्या किया? वो तो बनी ही ऐसी है, इसमें उसका क्रेडिट क्या है? जो चीज आपको बाय बर्थ मिली है, फिजिकल नेचर से मिली है, उसमें आपका कुछ नहीं है। और हम में से भी बहुत लोग, अभी बात सुनने में हम में से कुछ लोगों को हम्बलिंग लगेगी और कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यहाँ कैंपस में भी हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बहुत हद तक भैंस वाली ही बात है। आपको थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर खास सेल्स मिली हुई हैं और उसकी वजह से आप यहाँ पर आ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ सब ऐसे हैं, पर उसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का भी है। बहुत मुश्किल होगा कि कैंपस में कोई मिल जाए बिलो एवरेज IQ वाला, ऐसा होता नहीं। 100 से नीचे IQ यहाँ शायद ही किसी का हो। और आपका जो IQ है वो आपने अर्न नहीं करा है, वो IQ आपको एक रैंडम कोइंसिडेंस से मिल गया था। आप समझ रहे हैं? आपने बात करी कि खुद को जानना जरूरी है। वैसे तो और भी सवाल थे, लेकिन क्योंकि समय की कमी है तो इसलिए मैं अपना लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। और मैंने आपकी जो वीडियोस में सुना है, आपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलना या अध्यात्म को समझना गहराई में, उसको एक बेसिकली तरीका बताया खुद को जानने का। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो अध्यात्म का मतलब है ये अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मटेरियल संसाधनों को त्यागना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने बारे में जानना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अलग अलग गुरुओं के पास जाना। और ये जो बहुत इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इट इज एक्चुअली पुशिंग यंगस्टर्स टू turn to meditation, to turn to spirituality, to find that inner peace. And I do believe it's helping, because there is flood in different communities and organizations. आपके हिसाब से कब किसी पर्सन को साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कब उसको आध्यात्मिक रास्ते पर आना चाहिए या अध्यात्म की ओर आना चाहिए? और कैसे स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म मदद करती है इंडिविजुअल्स को टू फाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस एक्सेट्रा? देखिए, अध्यात्म का कोई कब नहीं होता। अध्यात्म तो सांस की तरह होता है। हम ऐसा सवाल नहीं करेंगे ना कि सांस कब लेनी चाहिए।
अध्यात्म दिल की धड़कन की तरह होता है, उसमें भी कब का सवाल कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है जो कर रहे हो होश में करो। अधि आत्म, आत्म माने मैं, स्वयं, सेल्फ, खुद को जानते रहना अध्यात्म है। वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, वो एक कॉन्टिन्यूटी है, उसका कोई समय नहीं बांधा जा सकता। और अध्यात्म को ही मेडिटेशन बोलते हैं, तो उसका भी कोई समय नहीं बांधा जा सकता। आप जहां भी हैं, जब भी हैं, आप हैं ना। आप हैं मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। जो हो रहा है वो पता हो कि क्या हो रहा है, यही मेडिटेशन है। ऐसा मेडिटेशन जो समय बांध कर होता है, ऐसा मेडिटेशन जो किसी खास जगह पर ही हो सकता है, ऐसा मेडिटेशन जो किसी मेथड पर आश्रित होता है, वो मेडिटेशन ऐसी बहुत हल्की चीज़ है, उससे बहुत लाभ नहीं होने वाला है। अब मेडिटेशन के लिए मैं पूछा करता हूं कि अगर आंख बंद करनी ज़रूरी है तो ड्राइविंग में मेडिटेशन कैसे करोगे? तो मेडिटेशन कंडीशनल नहीं हो सकता। कंडीशन का मतलब होता है कि दिन में फिर बहुत सारा ऐसा समय रहेगा जब मेडिटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपने कह दिया है कि मेडिटेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ दोज कंडीशंस कैन नॉट बी फुलफिल्ड ऑल द टाइम। तो इसका मतलब आप हर समय तो मेडिटेटिव हो नहीं पाओगे ना। जबकि मेडिटेशन हमारी सांस है, हर समय आपको मेडिटेटिव होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हो, जब दोबारा होना चाहोगे तो मेडिटेशन मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ ऐसी है जो टूट आसानी से जाती है, इसको जोड़ना मुश्किल होता है। अगर इसको टूटने दिया एक बार तो जोड़ना मुश्किल होगा, टूटने दिया 2 बार तो जोड़ना और मुश्किल होगा, और अगर इसे बार बार टूटने दिया तो फिर आपको जोड़ने का ख्याल भी नहीं आएगा। मेडिटेशन का मतलब है अंधी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है। और हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो सिर्फ रिएक्टिव होती है। सारा गेम केमिकल बायोलॉजिकल होता है। जो होगा मुझे पता होगा कि क्या हो रहा है। मैं अगर ईर्ष्या का अनुभव कर रहा हूं या चिंता का या तनाव का, तो एक अनुभव ही नहीं है मेरे पास, उस अनुभव का ज्ञान भी है मेरे पास। आप गौर करिएगा कि हमारे साथ जो हो रहा होता है, हमारे पास उसका एक्सपीरियंस तो होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप किसी से पूछेंगे कि क्या बात है भाई, तो वो बोलेगा कुछ नहीं, टेंशन है। तो उसे टेंशन का एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उसे टेंशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक्सपीरियंस करना कहीं से ये नहीं बताता कि आप होश में हो। एक्सपीरियंस तो बेहोशी में भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस तो केमिकल्स को भी हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज है जो केमिकल नहीं हो सकती। एक्सपीरियंसिंग ही वो चीज है जो हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का सबूत होती है। अंडरस्टैंडिंग, जो समझ सके वो कह सकता है कि मैं जिंदा हूं, चैतन्य हूं। जिसको सिर्फ अनुभव हो से रहते हैं, उसको कैसे कहते हैं कि वो जिंदा भी है? उसका जो एग्जिस्टेंस है केमिकल एग्जिस्टेंस है। आप बात समझ? जी, पर जैसे मान लीजिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरी सांसें बहुत तेज बढ़ रही हैं, मैं रिएक्शन मोड में हूँ, उस समय मैं क्या करूँ? प्रैक्टिकली मैं क्या करूँ कि मैं अपने आप को शांत कर पाऊँ? जो कर रहे हो उसको देखो, ये ऑब्जेक्टिव मत बनाओ कि शांत होना है। आपको कैसे पता कि शांति अच्छी चीज है? आप इतने ही होशियार होते तो गुस्से ही क्यों होते? हमें कुछ भी क्यों पता हो, एक साधारण सी विनम्रता जरूरी है कि मैं जानता नहीं हूं, पर मैं जानने की कोशिश कर सकता हूं। तो मैं एक पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा हूं कि मैं गुस्से को देख रहा हूं ताकि गुस्सा चला जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास गुस्से को लेकर के कोई कामना या उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूमियत से, या एक साइंटिस्ट की तरह अपनी लेबोरेटरी में जो फिनोमिना चल रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। यस, आई एम एंग्री एंड एट दिस मोमेंट आई सी आई एम एंग्री। ये देखने भर से अब जो होना है वो हो जाएगा। अगर शांत होना है तो हो जाओगे, और हो सकता है कि आपको शांति की कोई बिल्कुल नई परिभाषा पता चले अब। वरना हमारी भी जो शांति है, जिसको हम शांति बोलते हैं, वो क्या एक मुखौटा है? वो एक तरह का आचरण है। कोई एक तरह का आचरण करे तो लोग कहते हैं कि वो शांत है,
कोई दूसरे तरह का आचरण करे तो लोग बोलते हैं कि वो अशांत है। हमारी जो शांति है वो तो एक प्री डिफाइंड शांति है। वो शांति आप ले भी आ लोगे तो वास्तव में आप गुस्से को ही दोबारा जिंदगी में लेकर के आए हो। ये शांति, वो गुस्सा, दोनों बस बेहोशी के दो नाम हैं। मुझे जानना है कि क्या चल रहा है, उसके बाद जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, फिर कुछ नया हो पाता है। पर बहुत बार मैं ये देख पाऊं कि ये गुस्सा चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज यू आर कंज्यूम्ड इन दैट। व्हाट टू डू देन? ये वैसी सी बात है कि व्हाट टू डू इन द मोमेंट ऑफ अ हार्ट अटैक। कुछ नहीं, उस समय पे हम थोड़ी जॉगिंग करेंगे। गुस्सा आ गया, समझिए, गुस्सा आ गया, यहां से कहानी शुरू हुई है क्या? गुस्से से पहले भी तो बहुत कुछ हो रहा था, तो तब देखना शुरू करना है। तब नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, अब जब विस्फोट होने ही वाला है, अब नहीं देख पाओगे। तो अगर कोई कहे कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी या जो पूरा दिन है वो तो यूजुअल स्टूपर में, बेहोशी में बिताना है, लेकिन जब उसका घातक दुष्परिणाम सामने आ रहा हो, जैसे गुस्से का विस्फोट, तब मुझे कुछ कर लेना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो बस ये है कि इमरजेंसी बटन दबा दो, किसी को बोल के रखो कि मुझे देखो कि मैं ज़्यादा गुस्सा हूं तो मुझे एक लठ मार दो, तो कुछ वैसा ही आप कर सकते हो। क्योंकि अब तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना भाई। आपके सामने कोई हार्ट पेशेंट आएगा तो आप उसको क्या बताओगे? आप उसको बताओगे कि कैसे जीना है। आप उसको ये थोड़ी बताओगे कि जब आ ही रहा हो हार्ट अटैक तब क्या करना है। तब तो कुछ भी नहीं करना है। तब तो जो करेंगे अब दूसरे करेंगे, वही एम्बुलेंस बुलाएंगे, वही लाद के ले जाएंगे, वही वेंटिलेटर पे डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें कब करना है? जब अभी हार्ट अटैक नहीं आया। तुम्हें कब करना है? जब गुस्सा नहीं आया। पर जब गुस्सा नहीं आया तब तो हम स्टड बन जाते हैं। हम कहते हैं मेरी लाइफ तो कूल है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो जानने वालों ने कहा सुख में करे न कोई। गुस्सा आ गया है। गुस्सा माने एक प्रकार के दुख का विस्फोट है। वो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुमिरन कब करना है? सुख में। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब सब कूल चल रहा है उस समय खुद को ऑब्जर्व करो, तो फिर गुस्से की नौबत ही नहीं आएगी। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जो शांति में सुमिरन करे तो क्रोध काहे को होए। क्योंकि हमारी शांति नकली शांति होती है, हमारी शांति सतही शांति होती है। हमारी शांति में ही विस्फोट के कारण छुपे होते हैं। हमारे प्रेम में ही घृणा के बीज होते हैं। अपने प्रेम को ऑब्जर्व कर लो, घृणा से बच जाओगे। हमारी दोस्ती में दुश्मनी छुपी होती है। तो जब लगे कि अपने चारों तरफ दोस्त ही दोस्त हैं, इन दोस्तों को ऑब्जर्व कर लो, दुश्मनों के वार से बच जाओगे। जब सब ठीक चल रहा है तब होश में आ जाओ, कुछ भी गलत होने से रह जाएगा। लेकिन हमको लगता है जब ठीक चल रहा है तब तो मौका है प्लेजर कंज्यूम करने का। अभी क्या जरूरत है मेडिटेटिव होने की? नहीं। जब सब ठीक चल रहा हो उसी समय पर देख लो, पता चल जाएगा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब सब ठीक चल रहा हो उसी समय जिंदगी को देखिए, बहुत सारे राज खुलेंगे। आपने कहा कि बंद आंखों से ध्यान का कोई अर्थ नहीं है और खुली आंखों से ऑब्जर्व करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू। आई हैव आल्सो हर्ड इन योर वीडियोस टॉकिंग अ लॉट अबाउट रीडिंग आवर स्क्रिप्चर्स। आपने कहा मेथड कुछ नहीं होता है, तो क्या पढ़ना जो कि हम इंद्रियों से कर रहे हैं, क्या वो भी एक मेथड नहीं है? इस अर्थ में मेथड नहीं है कि जब आप किताब नहीं पढ़ रहे हो तो भी तो आप पढ़ ही रहे हो ना। तो क्या आप व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ रहे? क्या आप बिलबोर्ड भी नहीं पढ़ रहे? एक गाना है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। आप शब्द नहीं पढ़ रहे तो क्या आप चेहरे भी नहीं पढ़ रहे? तो पढ़ तो आप रहे ही हो लगातार। किताबें, अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जब पढ़ तो रही हो तो कुछ अच्छा पढ़ लो ना। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक मेथड, इट्स जस्ट अ वाइज चॉइस। पढ़ना तुम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आंखों की प्रकृति है पढ़ना। जो अनपढ़ है वो भी लगातार पढ़ रहा है भाई, वो अपने तरीके से पढ़ रहा है। सुनना भी आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कानों की प्रकृति है सुनना। तो कहा जाता है जब सुन रहे ही हो
तो कोई सदवचन ही सुन लो। तो सदवचन कोई मेथड नहीं है। इसी तरीके से सत्संगति कोई मेथड नहीं है, क्योंकि संगति में तो आप लगातार ही हो, कभी इसकी कंपनी में हो, कभी उसकी संगति में हो, कभी उसकी संगति में हो। एक पल नहीं हो सकता पूरी जिंदगी में जब आप किसी की संगति में ना हो। कोई और नहीं होगा आपके पास तो आपके अपने विचार होंगे, आप उसकी संगति में होगे। तो जब संगति में रहना ही है तो चूज योर कंपनी वाइजली। वो सत्संगति हो गई, उसको मेथड नहीं बोल सकते, इट्स अ चॉइस। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। आज आपकी संगति पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा।